So now we will just talk about nucleic acid. अब हम किसके बारे में बात करना है? राइट ए शॉर्ट आउट ऑन न्यूक्लिक एसिड। और पूरा सा पहले तो इंट्रोडक्शन बताओ कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। ओके चलो हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके ओके अब सुनो। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं which are responsible for the heredity, which are responsible for the heredity। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होती है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, आपने अगर एकदम गुजराती में अगर आपने सुना हो तो वर्ड एवा, वर्ड एवा बाप एवा बेटा, वर्ड एवा टीठा, ऐसा कुछ सुना है आपने? વારસો કહી દો ને સર. हाँ, वर्ड एवा વારસાગત टेटा વારસો. बाप एवा बेटा मीन्स जैसे जैसे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्टूडेंट्स में अपने आप होके क्या करती है, अपने आप ट्रांसफर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आधी मदर की आधी फादर की, इस तरह से होती है। पता नहीं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करें, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम इट्स एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अलग बात है। लेकिन बच्चे के जो बच्चे के अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती है। एंड which molecule is responsible for this heredity? So nucleic acid is responsible for the heredity। और न्यूक्लियस, अब देखो ये देखने में आया कि जो हमारा सेल होता है, चल भाई सेल ड्रो भी हो जाए यार, इसको दिक्कत बहुत होती है ड्रो होने में आजकल। अभी करता हूँ, वेट वेट एंड वॉच। हाँ, अब सोचो ये होता है कहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स होते कहाँ पे वो मैं आपको बताऊं। तब जो हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे तो लाइक पोजीशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन सेल। अब आप देखो, ये देखो तो एग्जैक्टली कहाँ पे होते हैं। ये तो मिटोकॉन्ड्रियल है, ये देखो ये मस्त दिखाया उन्होंने, शायद आपको देखने में आया भी है। देख रहे हो ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, और ये सेल है। सेल के अंदर भी कौन होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यस और नो, है ना? Yes, sir. और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है एग्जैक्टली, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और उस क्रोमोसोम्स में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, that organic molecule is known as nucleic acid, and that one is responsible for the, ये देखो ये पूरा क्या पूरा मस्त दिखा रखा है, ये डीएनए है। और यहाँ से क्या होता है, पूरा क्रोमोसोम क्रिएट होता है, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस सेल में होता है। सो दिस इज द पोजीशन वेयर योर nucleic acid is located, and this molecule is responsible for the heredity। ओके सर, तो ये न्यूक्लिक एसिड के कितने पोर्शन होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, देख सकते हो। एक होता है डीएनए होता है, और एक होता है आरएनए होता है। एम आई क्लियर टू यू, यस और नो? Yes, sir. डीएनए आप Yes, देख सकते sir. हो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। देख रहे हो यहाँ पे आप? Yes, तो sir. इट्स अ डीएनए एंड इट्स अ आरएनए। Yes, sir. ओके, सो अब हम प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं कि सर इनके अंदर भी क्या है एग्जैक्टली, इनके अंदर भी क्या है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स। तो ये 2 मार्क्स में था, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड। ओके, मतलब इंट्रोडक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, पूछते नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये जो आपके सामने डीएनए आरएनए है, सो व्हाट इज द बेसिक कंपोजिशन। समझे बात, यस और नो? हेलो Yes, sir. बच्चों, हेलो मैथ्स वाले बच्चों, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
Yes, sir. आ गया ठेसिया तू? Yes, sir. ओके, चलो अब मैं बात करना चाहता था कि ये जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड, इनको आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या करने वाले हम लोग? हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब थोड़ा सा सोचो कि जब हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना बच्चों, तब हमें यहाँ पे 3 पोर्शन मिले। शायद ये थोड़ा ब्लड सा दिख रहा है आपको, मे बी यस और नो, है ना? थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है ना बच्चों? अभी क्लियर करवाता हूँ। ये देखो, हाँ ये देखो, अगर आपने इनका हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलेगी। अब मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा देख लो। ये पूरा डीएनए आपको दिख रहा है कि नहीं इस साइड? Yes, sir. चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा ब्लड दिखेगा बट इट्स ओके, डोंट वरी। ये पूरा कौन है? न्यूक्लिक एसिड है। जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो मुझे 3 पोर्शन मिले। एक मिला नाइट्रोजन बेस, एक मिला शुगर पोर्शन है, एक मिला फॉस्फेट पोर्शन। चलो फिर से एक बार, कंप्लीट हाइड्रोल। अब चलो क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे सर वो तो बताओ। अब कुछ हमारा क्वेश्चन ये चल रहा है, अब कुछ हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से चल रहा है कि बहुत ही बड़ा 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें से 2-2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके चलो क्वेश्चन की बात करें तो, ओके तो यहां पे आता है, एक्सप्लेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की आपको केमिकल कंपोजिशन चाहिए, तब आप क्या करवा रहे हो? न्यूक्लिक एसिड में एसिड डाल रहे हो और उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया। जब न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाए तो हमें 3 चीजें मिल रही है। पहला पोर्शन मिल रहा है शुगर, दूसरा मिल रहा है नाइट्रोजन बेस, एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट। तो अब मेरे दिमाग में इतना तो समझ में आई बात, मेरे दिमाग में इतनी बात तो आ रही है कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये तीनों मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ये तीनों मिलके क्या बनाने वाले हैं बताओ? ये तीनों मिलके क्या बनाने वाले हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब ये किस तरह से जुड़े हुए होंगे वो हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं ये तीनों है क्या। अब तीनों को पर्सनली देखते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स, फिर नाइट्रोजन बेस देखेंगे, और फिर फॉस्फेट देखेंगे। ओके, तो पहले इतना दिमाग में बिठाओ कि न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। कोई बताएगा कौन कौन सी है? प्लीज टेल इट टू मी। Sugar, nitrogen base, Sugar, and nitrogen phosphate. base, and phosphate. यस, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। और अगर आपको इमेज के फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा एसिड हाइड्रोलिसिस 3 चीजें मिली। अब हम बात जो करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले? शुगर मॉलिक्यूल्स की। चलो किसकी बात करने वाले हम लोग? शुगर। यस और नो? कौन कौन सी इसमें शुगर रहती है उसकी बात करने वाले हैं। सो फॉर दैट यू विल हैव टू बी रेडी। अब देखो, 2 टाइप की शुगर है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्लियर दे रखा है कि यहाँ पे 3 आपको जो मिलेगा उसमें पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है बताओ? कौन सी शुगर होती है बच्चों वहां पे? Pentose sugar. पेंटोज शुगर होती है। और पेंटोज शुगर में अगर डीएनए है तो बीटा डी रिबोज है, और अगर सॉरी डीएनए तो बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोज है, और अगर आरएनए है तो बीटा डी रिबोज है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस, छोटा सा। कौन सा वाला? ये वाला। डीऑक्सी क्यों बोलते हैं और 2 डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? आरएनए है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आरएनए में यहाँ पे OH होता है, डीएनए में डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन निकल गया, कौन से कार्बन पे निकला? सेकंड नंबर के कार्बन पे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोज। आई बात समझ में? और यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा? बीटा डी रिबोज। ओके सर, फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो। ओके चलो वापिस एक्सप्लेन करता हूँ।
ओके अब देखो, अब अच्छे से देखो, अब देखो अभी क्या कैसे ड्रॉ करते हैं वही सिखा रहा हूँ। कौन सी मोइटी हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं बताओ, कौन सी मोइटी यही है, शुगर एंटिटी है। ओके अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आरएनए है तो कौन आएगा, बीटा डी रिबोज आएगा आरएनए में। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, और ये बीटा है तो यहाँ पे ओ एच ऊपर और एच नीचे। पेंटोज, पेंटोज है, 5 कार्बन रिंग है, 5 मेंबर, इसीलिए इसको पेंटोज बोलते हैं। पेंटोज शुगर है ये। आगे बात समझ में, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, सिर्फ यहाँ पे एक एच कर देना है, नथिंग एल्स। यहाँ पे ओ एच नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा बताओ, एच। बाकी यहाँ पे ओ एच, ओके एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे फिर क्या आएगा बच्चों बताओ, सी एच टू ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, बीटा है तो ओ एच एच, इसको बोलो बीटा डी, 2 डिऑक्सी, 2 डिऑक्सी रिबोस। ओके, तो ये जो है आरएनए में होता है, और ये जो है कहाँ पे होता है बच्चों, डीएनए में होता है। दैट्स ऑल, ये आरएनए में होता है, और ये कहाँ पे होता है बच्चों, डीएनए में होता है। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? चलो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो शुगर मोइटी क्लियर। शुगर में आपने क्या देखा, पेंटोज शुगर होती है, यस और नो? अगर आरएनए है तो Yes. बीटा डी रिबोज, अगर आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो उसमें बीटा डी 2 डिऑक्सी रिबोज आएगा। दोनों का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जब मैं बात करने वाला हूं, अब जो मैं बात करने वाला हूं बच्चों, किसके ऊपर बात करने वाला हूं पता है आपको, शुगर के बाद दूसरा जो पोर्शन है वो है नाइट्रोजन बेस है। अब स्ट्रक्चर आपको देखो, अगर ड्रॉ नहीं कर पाओ तो कुछ नहीं, लेकिन देखने में याद रखने पड़ेंगे, याद रखना ही बात अच्छे से। हाँ, नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं नाइट्रोजन बेस। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। ओके, अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, शायद ये आपको दिख रहा होगा, मे बी दिख रहा है बच्चों आपको? Yes. अगर नहीं दिख रहा है, टेंशन मतलब यहाँ पे अच्छे से दिखा देगा, लेकिन शांति से, कोई जल्दी नहीं है हमें, है ना? अब मना मत करना। नाउ इज इट विजिबल टू यू, यस और नो? Yes. ओके, अब थोड़ा सा देखो, दो टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं बताओ, नाइट्रोजन बेस के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, मैं जो ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से हर बार ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं एन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एन इस तरह से, और यहाँ पे एन, मेरी ड्रॉ करने की स्टाइल कुछ इस तरह से थी, ऐसे। ओके, वापिस एक बार सिखाता हूँ कैसे किया मैंने। ओके, ये वाली रिंग जो है उसको प्यूरिन रिंग बोलते हैं ना। देखो, आपको एन शांति से ड्रॉ करो,
धीरे धीरे समझ में आएगी बात, ऐसे है। और ये प्यूरिन रिंग हुई, ओके, ये वाला। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाला और ये वाला ऐसे, ओके। अगर इसके साथ, अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, NH2, तो ये हो गया आपका एडेनिन। ये प्यूरिन रिंग है, इतनी प्यूरिन रिंग है, ये प्यूरिन है। लेकिन अगर यहाँ पे NH2 आप ड्रॉ कर रहे हो, तो प्यूरिन में दो टाइप होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। अगर आपने यहाँ पे NH2 डाला तो ये हो गया एडेनिन, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड वो डाल रहे हो, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड करने हैं ना, तो ये वाला बॉन्ड निकालना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड आपको हटाना पड़ेगा, और फिर ही यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकते हैं, अदरवाइज कार्बन के 5 हो जाएंगे। डबल बॉन्ड O, और ये जो डबल एन होते हैं उनके बीच में अगर यहाँ पे NH2 डाला, तो ये हो गया आपका गुआनिन, ये हो गया आपका गुआनिन। सो एक हो गया एडेनिन और एक हो गया गुआनिन, ओके। सो ये दोनों है प्यूरिन टाइप है। साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, दे आर pyrimidines टाइप ऑफ बेस। उनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। चलो अब हम किसकी बात करने वाले बच्चों, पिरिमिडिन की बात करने वाले। पिरिमिडिन में किस तरह से होता है, तो आप समझ लो, यहाँ पे सिर्फ एक ही ये रिंग ड्रॉ होती है इस तरह से, ऐसे, समझे आप बात, एक ही रिंग, 6 मेंबर रिंग है। अब थोड़ा सा समझो, साइटोसिन है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम जो है डबल बॉन्ड O रखेंगे, और अगर आपने यहाँ पे NH2 रखा, डबल बॉन्ड हो NH2 और ऐसे रखा, तब ये हो जाएगा आपका साइटोसिन, ओके। नेक्स्ट वन, और दूसरा चेंज क्या करना है, अगर दोनों साइड डबल बॉन्ड रख दिए O, दोनों साइड डबल बॉन्ड रख दिए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो रख दिया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो रख दिया, तो ये होता है यूरेसिल, ओके। और और अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड ऊपर की साइड रखा और बाजू में CH3 रखा, तब ये हो जाता है थाइमिन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक और बढ़ा देना है CH3, तब ये हो जाए थाइमिन। तो स्ट्रक्चर अगर याद नहीं रह रहा है तब टेंशन मत लो, प्यूरिन और पिरिमिडिन रिंग ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और ये याद रखो कि एडेनिन जो है, हाँ इसमें से MCQ कई बार पूछे हुए हैं, याद रखना ये बात। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन होता है और गुआनिन होता है, और पिरिमिडिन में 3 टाइप्स होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये सभी pyrimidines टाइप के हैं। तो इट्स ऑल अबाउट नाइट्रोजन बेस। सो वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग इट टू यू, ओके। हियर, हियर nitrogen base is two type, one is purine, another one is pyrimidine. In purine, adenine and guanine are there, or in pyrimidine it's a cytosine, uracil and thymine, these three। स्ट्रक्चर याद करने हैं आपको, ट्राई करनी है ड्रॉ करने की, 5 टाइम्स ड्रॉ करो तभी याद रहेंगे, रिबोस के और शुगर के और इसके। अब तीसरा एक पोर्शन बचा है, अब तीसरा एक पोर्शन बचा है, वो है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा है बताओ, phosphate group, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गए हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड वन, सो वेरी इजी वन, फॉस्फेट ग्रुप, ओके। फॉस्फेट ग्रुप रखते हैं, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, ओके। अब हम देखें तो फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, पी डबल बॉन्ड ओ, अरे यार एक सेकेंड ना, पी
ओके, पी डबल बॉन्ड ओ, PO4-3 होता है, ये PO4-3 होता है फॉस्फेट। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, PO4-3। अब हमें क्या करना है कि हमें स्ट्रक्चर ढूंढना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लिक एसिड का। अब हम सबको कंबाइन करेंगे, इन तीन को कंबाइन करने की ट्राई करेंगे। समझ रहे हो बात मेरी? अब हमें तीन देख लिए कि ये तीन होते हैं, अब हमें ये देखना है कि कैसे जुड़े हुए होते हैं और किस तरह से पूरा न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। यस और नो? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस में। एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक बाकी रह गया लिखने के लिए, याद रखना कि अगर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है तो उनमें सिर्फ और सिर्फ कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? इन डीएनए एडेनिन थाइमिन एटी जीसीई होते हैं। कौन होता नहीं है? यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट। ओके, और आरएनए की अगर हम बात करें तो, अगर आरएनए की बात करें तो एटी एटी जी जो है, एटी जीसी, उसमें थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, AUGC होता है। कौन नहीं होता है? थाइमिन नहीं होता है। याद रखना, मोस्ट 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 IMP कि डीएनए जो है उसके अंदर यूरेसिल नहीं होता है, ATGC होते हैं, जबकि आरएनए में AUGC होते हैं, थाइमिन नहीं होता है। तो इतना याद रखना, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, नथिंग एल्स। ओके, चलो रेडी? Yes, sir. ओके, अब क्या करना है पता है? अब हमें इन तीनों को कंबाइन करने की बात करनी है। तब सबसे पहले तीनों में से मैं पहले, जब शुगर और अगर ये दोनों इकट्ठा करें हम लोग, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इकट्ठा करें, तब इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तब इनको क्या बोलते हैं बताओ? न्यूक्लियोसाइड। और उस न्यूक्लियोसाइड में जब आप फॉस्फेट को भी अटैच कर दो, एट दैट टाइम इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बन गया, एंड न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कैसे समझाता हूं? यहाँ पे सपोज ये शुगर है, अच्छे से समझना बच्चों, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। तो पहले शुगर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दो। कौन सी थी शुगर? याद करके बताओ। सपोज डीएनए है या आरएनए है, तो यहाँ पे तो ये शुगर ही होती है। शुगर में जो फर्स्ट नंबर पे बीटा था ना, उस OH के साथ यहाँ पे मैं कौन ड्रॉ कर देता हूँ? ये हो गया आपका नाइट्रोजन बेस, और ये हो गया आपका शुगर पोर्शन। समझ रहे हो बात? यस और नो? CH2H, अगर ये आरएनए है तो OH OH H H। तो इस शुगर के साथ जब आप नाइट्रोजन बेस को इकट्ठा कर रहे हो, जब आप शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस को इकट्ठा कर रहे हो, तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप क्या करना चाहते हो पता है? अब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी आप लोग ये नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे OH OH या फिर H रखो अगर डीएनए है तो, यहाँ पे H, और यहाँ पे जो CH2O था, अब उसके साथ अगर यहाँ पे सपोज हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी हम लोग अटैच कर दें, ये वाला, तो देखो ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट हो गया। तब इसको हम लोग क्या बोलने वाले बताओ? तब इसको हम लोग क्या बोलने वाले? न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे बार बार न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो आपका न्यूक्लिक एसिड बन जाने वाला है। ओके, यस और नो? हमने अब तक कहा तक पढ़ा? पहले पढ़ा हमने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फिर उसमें फॉस्फेट रखा तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। एग्जैक्टली अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? एग्जैक्टली अब हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? यहाँ पे जो है हम बहुत ही बढ़िया तरीके से न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाने वाले हैं।
तो अगर इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो वापिस आगे बढ़ता हूँ, वापिस समझाता हूँ क्लियरली। वंस अगेन, आई एम राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, अगर पूछा हुआ है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी कि हाइड्रोलिसिस से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 चीजें होती है, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। और अब कैसे जुड़ते हैं उनकी बात। तो यहाँ पे सपोज अब मैं सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये शुगर है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस है। समझ रहे हो बात? और यहाँ पे CH2OH था। तो ये शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब अगर यहाँ पे और एक फॉस्फेट समूह आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, ओके, एट दैट टाइम व्हाट आई कैन से हियर, ये वाली जो बात है, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ऐसा एक और न्यूक्लियोटाइड में रखता हूं ऊपर की ओर, तब ये जो ऑक्सीजन है वो कौन से नंबर के कार्बन के साथ जुड़ेगा पता है आपको? सामने वाले के ये, सामने वाले के ये थर्ड नंबर का जो होता है ना, थर्ड नंबर का, उसके साथ जुड़ता है ऐसे। ये नहीं, थर्ड नंबर नहीं है, फोर्थ हो गया गलती से। यहाँ पे देखो ऐसे अगर आप करो, यस, ये देखो यहाँ पे वापस नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पे कौन आएगा फिर बताओ? यहाँ पे वापस कौन आएगा? H, CH2, फिर O, फिर वापस P आएगा। तो मतलब ये चेन ऊपर की तरह चलती जाएगी। समझ रहे हो बात? यस और नो? तो यहाँ पे देखो, ये कौन सा कार्बन है? C3 है, और यहाँ पे कौन सा कार्बन था? C5। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसका एक ऑक्सीजन C3 के साथ होता है और एक C5 के साथ होता है। यू विल हाउ टू रिमेंबर दिस, ओके, यू विल हाउ टू रिमेंबर दिस पॉइंट। वापिस अगर अच्छे से समझाने की ट्राई करूँ तो, ओके, आपको दिख रहा है अभी ये पोर्शन दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और ये नाइट्रोजन बेस दिख रहा है, एडेनिन। चलो अब ये नीचे वाला देखो, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों कनेक्ट हुए, किससे कनेक्ट हुए? डाइफॉस्फोएस्टरेज बॉन्ड से कनेक्ट हुए। PO4-3 आपको दिख रहा था यहाँ पे। ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? Third carbon. और ये कौन सा कार्बन है? Fifth. थर्ड फिफ्थ ज्वाइंट होते जा रहे हैं। सो इज इट क्लियर नाउ फ्रॉम योर साइड? यस और नो? Yes, sir. दैट्स व्हाट। और यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, देखो बेस में कभी एरेनिन आते हैं तो कभी ग्वानिन होते हैं, कभी साइटोसिन भी हो सकता है, नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है। इसीलिए तो हाइड्रोलिसिस में वो मिले थे, है ना? अगर एक होता तो एक ही नहीं मिलता। नाइट्रोजन बेस की पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। चलो, तो ये बात बनती है। तो ये पढ़ा आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। सो अब अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड जो है, इट्स लाइक अ चेन ऑफ पॉलीमर। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैसे आएगी वो चेन? तो वो चेन आएगी शुगर, शुगर फॉस्फेट और उसके साथ बेस। मैं भी आपको दिख रहा हूँ बच्चों अच्छे से। देखो अगर ऐसी बात करें तो देखो, ये वाली पूरी चेन कैसे निकलती है? इस तरह से, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, है ना? ऐसे। अब तो हाँ बोलो भाई। Yes, sir. शुगर शुगर फॉस्फेट, और ये जो हेक्सागोनल दिख रहे हैं ना, ये सब बेस है, नाइट्रोजन बेस। और ये ग्रीन वाले क्या है? शुगर है और फॉस्फेट है। चलो, नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं सीखा है हमने, अभी हमने सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर दिखा है। मैं आपको वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज इट फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं आपसे फटाफट से, चलो मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे जो है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड।
ओके चलो, अब अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, कई बार बायोलॉजी के लिए दिक्कत और हो जाती है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिक्कत नहीं होगी इन शॉर्ट। चलो न्यूक्लिक एसिड, अगर आपका न्यूक्लिक एसिड है, अगर आप उसका क्या कर रहे हो बच्चों बताओ, आप न्यूक्लिक एसिड क्या क्या कर रहे हो बताओ। हाइड्रोलिसिस एसिड के हाइड्रोलिसिस, साथ। ओके आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, आपको कौन सी चीजें मिली बताओ। नाइट्रोजन बेस शुगर, फॉस्फेट नाइट्रोजन ग्रुप बेस और शुगर। फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। चलो शुगर में क्या आपने याद रखा बताओ, पेंटोज शुगर होती है, आरएनए में कौन सी होती है, रिबोज, बीटा डी रिबोज, डीएनए में बीटा 2 बीटा डिऑक्सी D2। रिबोज। नाइट्रोजन बेस में आपने क्या रखा याद, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताओ, प्यूरिन एंड पायरिडिन, पेरिमिडिन। प्यूरिन में कौन आते हैं, ए जी ANG सी टी यू, कहाँ पे आते हैं, प्यूरिन में, पायरिमिडीन में। पायरिमिडिन में, सॉरी हाँ पायरिमिडीन। पायरिमिडिन पायरिम, में। यस यस यस। अगर डीएनए, मस्त मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू जबरदस्त, अगर डीएनए है तो एटीजीसी ही आएगा, यूरेसिल नहीं होता है। और अगर आरएनए है तो कौन नहीं आएगा बताओ, थायमिन टी नहीं नहीं आएगा, आएगा। थायमिन नहीं आएगा। बाकी सब सेम रहेगा। इज इट क्लियर, यस और नो। आपने यस आरएनए सर। में टी लिखा। हाँ, आरएनए में टी लिखा है आरएनए में आपने। टी की जगह ए। कहाँ कहाँ मैंने टी लिखा है अभी बताओ। तो करेक्ट किया। नहीं नहीं यार, ये यही है क्या तुम लोग भी। चलो, अगर अब हम लोग बात करें तो ये डीएनए, और एक इसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब बात ये है, ये यूरेसिल है, और ये कौन सा है भाई, यहाँ पे यूरेसिल नहीं होता है, यहाँ पे थायमिन होता है, ये सब चीज हमने देखी। फॉस्फेट में हमने ये याद रखा कि यहाँ पे PO4-3 होता है सर, और इसमें है ना, एक जो ऑक्सीजन होता है वो C3 के ऊपर वाले के C3 के साथ होता है, और नीचे वाले के C5 के साथ होता है। ये चीज हमने पढ़ी है ना। यस सर। फिर हमने ये पढ़ा, यस सर। फिर हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे जो है, ये शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और उस न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट भी आ जाए तब उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो क्या बनाते हैं बच्चों, पूरी चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते चेन। हैं। चेन, हाँ, तब उसको हम लोग क्या बोलने वाले बताओ, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ चेन ड्रॉ करने की, तो आप चेन देख सकते हो कि वहां पे शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं वो लिंकेज में होते हैं, और यहाँ पे उसके आगे कौन आते हैं, यहाँ पे बताओ, नाइट्रोजन बेस हर एक शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से पूरा आगे बढ़ता रहेगा। यस और नो। शुगर के साथ कौन जुड़ेगा यहाँ पे बताओ, शुगर के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस। या शुगर के साथ क्या जुड़ेगा बच्चों, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। नाउ इज इट क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, अब हम बात करें, ये तो न्यूक्लिक एसिड हुआ, अब हम बात करने वाले हैं आरएनए और डीएनए की, पर्सनली पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। तो अब जो है नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ऐसी एक सभी स्ट्रक्चर के नीचे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रखी है, शुगर फॉस्फेट वाली, उसके नीचे से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। राइट डाउन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट डाउन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इज इट क्लियर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे है ना, हर बार नाइट्रोजन बेस की पोजीशन फिक्स करनी होती है। अगर ए के बाद जी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, तो आपको लिखना है, ये सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए, यही सीक्वेंस से कोड डिसाइड होते हैं। डीएनए में बाकी सब कुछ सेम होता है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस है, कि पहले एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर वापस एडेनिन है, फिर 2 बार ग्वानिन है, तो ये सीक्वेंस जो दिखाए, ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो ऐसा स्ट्रक्चर के जिसमें, ऐसा स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का कि जिसमें नाइट्रोजन बेस जो उसकी पोजीशन हमें पता चल जाए और उसकी सीक्वेंस पता चल जाए, तब हम उसको क्या बोलने वाले बताओ, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, यस और नो। यस सर। ओके, अब डीएनए में जो होता है वो क्या होता है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है, जेम्स वाटसन एंड क्रिक। सब बोले कि इन्होंने चोरी की थी इसकी, वाटसन एंड क्रिक।
वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे, अच्छे से लिखता हूँ क्रिक। वॉटसन और क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1854 के आसपास जो है डीएनए और डीएनए की डिस्कवरी की थी। उन्होंने मॉडल बनाया था। ओके, उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे जो होता है स्ट्रक्चर, ओके चल भाई ड्रॉ हो जा। સર આજે rejoin નહીં કરવાનું ને? नो, इस तरह से पूरा उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। और उसमें ये लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, ये डबल हेलिक्स है। ओके भाई दिख जा, क्यों नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिखा, इसमें दिखेगा। हाँ ये हो गया क्लियर। सुनो, अब मैं आपको दिखाऊं बहुत बढ़िया सा। वाओ, दिखा आपको मस्त स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स? यस और नो? Yes, sir. इसमें नाइट्रोजन बेस देखो, ए के बाद सी है, फिर टी है या ना? यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही, हाइड्रोजन की वजह से ही ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है बच्चों। याद रखना है बात आपको। यहाँ पे हेलिक्स तो डबल ही है, हेलिक्स तो डबल ही है। ओके, और उनके बीच बीच Yes. में कौन आते हैं? नाइट्रोजन बेस आते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है, वो एक दूसरे के साथ किससे जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड Hydrogen से। bond. यस, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ही परफेक्शन वाला होता है। ओके, देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया सा है, आप देख सकते हो इसको। यस और नो? ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? थोड़ा ब्लड सा दिख रहा है। ओके, अब एक बहुत बड़ी चीज और बहुत काम की चीज है बच्चों, ये जो याद रखने वाली चीज है, समझाता हूँ क्या चीज है। ये जो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, बहुत काम की है वो। एक सेकंड रुक जाओ, अभी समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी। डीएनए का डबल हेलिक्स तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात फिक्स होती है, और ये बात ये फिक्स होती है, थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है, शायद दिखेगा, डोंट वरी। हर बार डीएनए में एक चीज याद रखो, बहुत ज्यादा एमसीक्यू में आ गई ये बात, और आपको भी समझ में आनी चाहिए ये बात। यहाँ पे अच्छे से आप समझो, ए के साथ हर बार टी ही आएगा। ये ए है और ये टी है, उनके बीच में आप देख सकते हो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी होता है। हर बार ए के सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, और ए वाला नाइट्रोजन बेस है, उसके सामने देखो ये ए और टी है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे। लेकिन जब यहाँ पे जी और सी आएगा, ग्वानिन एंड साइटोसिन है, कौन है और बताओ बच्चों? ग्वानिन एंड साइटोसिन है। तो उनके बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड क्रिएट होते हैं। सो हियर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन, और हर बार ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही आएगा, और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा, और थाइमिन के सामने हर बार एडेनिन ही आएगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये चीज आप लकीर की तरह कहीं पे भी बिठा दो। अगर 2 स्ट्रैंड हो रही है ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक का अगर यहाँ पे टी है तो सामने ये ही आएगा, देख रहे हो ना आप? अगर सी है, जी है, तो सामने सी ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. और एक किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि आपके वहां जितने ए होंगे ना, उतने ही नंबर में कौन होंगे? टी।
जितने नंबर ऑफ ए प्रेजेंट होंगे उतने ही टी प्रेजेंट होंगे, और जितने नंबर के ग्वानिन प्रेजेंट होंगे उतने नंबर के ही सी प्रेजेंट होंगे. So number of guanine and cytosine are same in DNA, and number of adenine and thymine are same. किरचॉफ ने बताया था लास्ट टाइम नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम फॉलोइंग which one is not true और which one is true. किरचॉफ्स लॉ किसको बोलते हैं? तो याद रखो, जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थायमिन होते हैं, और जितने ग्वानिन होते हैं उतने ही साइटोसिन होते हैं. मतलब अब ये मत करना कि जितने एडेनिन है उतने ग्वानिन है, तो गलत हो गया. ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी जी है उतना सी है. और दूसरी बात याद रखो, दूसरी बात क्या याद रखी आप लोगों ने, बताओ तो. स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह लिए कौन सी बात याद रखी? हर बार ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड है बताओ? डबल बॉन्ड है. और जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड है. चलो इसके अलावा अगर आपको कोई बात बोलनी है तो बताओ. तो ये होता है पूरा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. लिख लो आप कहीं पे साइड में ऐसे छोटा सा लिख लो, ए इज ए एंड टी जो है कैसे आएगा. चलो वापस चलाने पड़ेगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मुझे. ओके, काम करते वीडियो देख ले अच्छे से, कोई एक अच्छा सा है ना. सर अच्छा दिखाना. अच्छा मतलब बढ़िया सा, टेंशन मत ले, जबरदस्त जबरदस्त दिखाएंगे. लेकिन एडवर्टाइज आएगी उसका क्या, पहले मर गया ना. चलो एडवर्टाइज नहीं आई, बढ़िया है बढ़िया है. छोटा सा लेकिन काम का वीडियो, बहुत बढ़िया सा. ओके लेट्स स्टार्ट. दिख रहा है डबल हेलिक्स? थोड़ा Yes, सा sir. डीप में देखेंगे अभी क्या हो Yes. रहा है. ओके वाओ, इट्स अमेजिंग. अबे डबल हेलिक्स दिख रहा है, आगे तो दिखाओ कुछ. अरे यार घूम रहा है पूरा. अब देखना एडेनिन और, पता नहीं ये लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे, लेकिन एडेनिन के सामने कौन आएगा? थायमिन. ये पूरा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है बच्चों. ओके, मुझे नहीं लग रहा है कुछ दिखाने के मूड में. ओके चलो. वाओ इट्स वेरी अमेजिंग. दिख रहा है क्या आपको? हेलो, Yes, sir. दिख रहा है क्या? स्ट्रक्चर दिख रहा है? Yes, हाँ. sir. अभी क्या है स्क्रीन पे बताओ. Pink Yellow और and pink. यहाँ नीचे ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? ये डबल स्ट्रैंडेड DNA. ओके ठीक है चलो. अब देखिए डबल स्टैंड है, एक येलो वाली और एक पिंक वाली है. एक बीटा फॉर्म है, देखिए बढ़िया सा. ये सभी उसके, ये सभी क्या किया उन्होंने, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कैसी होती है उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखिए. यहाँ पे कितना चीज होती है? 3 चीजें होती है. नाइट्रोजन बेस, फिर शर्करा, फिर क्या आएगा? न्यूक्लियोटाइड. बार बार न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं. न्यूक्लियोटाइड में भी क्या होता है? 3 चीज होती है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. शुगर और फॉस्फेट साइड की साइड होते हैं, बीच में नाइट्रोजन बेस होते हैं. एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन. ओके, और ये सीक्वेंस कोई भी हो सकती है. और शुगर के फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ही नाइट्रोजन बेस होता है, और 5th नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट होता है. ये फॉस्फेट दूसरी वाली जो होती है, दूसरा वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3rd कार्बन पे होता है. ओके ओके. शुगर में कौन सी होती है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होती है. शुगर में कौन सी होती है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं. कौन से बॉन्ड से सभी न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं?
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, याद रखना। और कौन सी लिंकेज होती है? 3-5 एक साइड 3 के साथ, दूसरे के साथ 5। शुगर में अपोजिट होती है, मतलब दोनों स्ट्रैंड, एक 5'3' होती है तो एक 3'5' होती है। चलो नेक्स्ट वन देखे तो वाटसन क्रिक ने ढूंढा था, एक वाटसन का नाम दे दिया, एक को क्रिक का दे दिया। अब देखो ये कैसे होते हैं डीएनए में, मस्त। इस तरह से आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे देखना हाइड्रोजन बॉन्ड, दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ किससे जुड़ी हुई होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। हम देखते हैं कि किस तरह से होता है ये। देखिए ए टी के साथ हर बार ए के साथ टी आएगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ए और टी के बीच में 2 है और जी और सी के बीच में 3 है। ए बेस पे रही है, ए की कॉम्प्लीमेंट्री टी है, टी की कॉम्प्लीमेंट्री ए है। दो हाइड्रोजन मोड होते हैं ए और टी के बीच में। साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर कितने हाइड्रोजन मोड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, ये प्यूरिन्स है और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ओके, तो ये वाली चीज है कंप्लीट। अब ये देख सकते हो आप, लास्ट में कैसे हो गया पूरा, क्या हो गया? ये बहुत ही जरूरी है ये समझना, लेकिन ये बहुत डीप में हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ये क्रोमोसोम हो गया, ये पूरा डीएनए है, मस्त सा। चलो इट्स ओके, यहाँ तक रखना है। चलो और बताओ कि डबल हेलिक्स में कोई भी डाउट है तब आप पूछ सकते हो बच्चों। चलो चलो आप मुझे पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है इसमें तो। चलो बताओ। ओके डन, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल